हेलो डियर एस्पायरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस चैनल पे अपना पहला लेक्चर लेके आए हैं जहां पर हम GS3 के बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के PYQ डिस्कस करेंगे। PYQ डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट के सिलेबस में क्या दिया गया है UPPCS ने। तो इसमें पहला जो टॉपिक दिया गया है वो है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, दूसरा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, तीसरा टॉपिक है पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, चौथा टॉपिक है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इस चैनल पे मैं आपको 5 सालों के PYQs कराऊंगा हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। जब मैंने 5 सालों के PYQs ऑब्जर्व किए इकोलॉजी और इन्वायरमेंट में, तो मैंने पाया कि इन 5 सालों में सिर्फ 2 ही PYQs पूछे गए हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का जो वेटेज है GS3 में वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लास्ट ईयर 2024 में एक PYQ पूछा गया और उससे पहले 2020 में पूछा गया था। इसका मतलब 2021, 2022 एंड 2023 में कोई भी PYQ नहीं था। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इन दोनों PYQ को अच्छे से समझना है। फिर हम 1 पेजर नोट्स जो सिलेबस में दिए गए टॉपिक्स हैं उन पे प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे, तो हम इन सभी टॉपिक्स के ऊपर 1 पेजर नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अभी हम इस चैनल पे जो मेरा मकसद है कि हम सबसे पहले आप सबको PYQ से अवेयर करें, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप इस बार मेंस लिख रहे हैं और आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है तो आपके पास नोट्स तो डेफिनेटली होंगे। PYQ के थ्रू हमें रियल सीन का पता चलता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आगे भविष्य में एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट अस डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन जो 2024 में पूछा गया था। इसमें क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है व्हाट आर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज क्या होते हैं। फिर पूछा गया है कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं। तो इस क्वेश्चन में अब आपको पता है कि मतलब जो भी फॉर्मेट रहता है आंसर राइटिंग का, उसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ठीक है, देन बॉडी रहता है एंड देन कंक्लूजन रहता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट को हमें फॉलो करना है जो कि UPSC में भी सेम रहता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ क्या हैं। इसमें हम डेफिनेशन लिखेंगे जिसमें एक्सप्लेन करेंगे कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ क्या होते हैं। सो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ क्या होते हैं, ये इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन्स होते हैं जो किसी प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास होते हैं, जैसे कि वाइल्ड नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। मान लेते हैं ये नेशनल पार्क है, तो इसके आसपास का जो एरिया है 10 किलोमीटर का एरिया, उसे हम इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन या फिर इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया कह सकते हैं। यानी इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया क्या होता है, किसी प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास का फ्रेजाइल जोन होता है, ठीक है। देन जो क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ के प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। पहली जो गवर्नमेंट पॉलिसी है बहुत ही कॉमन है, आपने प्रीलिम्स के समय याद किया होगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है टू रेस्ट्रिक्ट सर्टेन रीजन्स एज इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज। मतलब वो सर्टेन रीजन्स को इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर कर सकता है और वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ को रेगुलेट कर सकता है। यानी ऐसी एक्टिविटीज़ जो मतलब प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास हैं और प्रोटेक्टेड एरिया को हार्म कर सकते हैं, राइट। और इको सेंसिटिव जोन पॉलिसी 2002 में आई थी। इको सेंसिटिव जोन पॉलिसी जो 2002 में आई थी वो क्या है, 10 किलोमीटर का बफर जोन इस्टेब्लिश करता है किसी प्रोटेक्टेड एरिया के अराउंड, है ना, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, राइट। देन जो तीसरा पॉलिसी है वो है वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया नोटिफिकेशन, 2013 में आया था। वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया नोटिफिकेशन 2013। ये माइनिंग, क्वेरिंग, लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन जो वेस्टर्न घाट में होता है उसको रोकता है ना।
देन 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज साइट स्पेसिफिक बेसिस पे डिक्लेयर करे जाने चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ जैसे मुंबई जैसे शहर हैं वहाँ पे अगर हम प्रोटेक्टेड एरिया के अराउंड 10 किलोमीटर का एरिया लेंगे तो बहुत सारी जो सर्विसेज हैं वो रेस्ट्रिक्ट होंगी और इससे स्टेट का जो जीडीपी है वो काफ़ी डाउन जाएगा और इकोनॉमिकली स्टेट की हालत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए जब स्टेट्स ने विरोध किया कि 10 किलोमीटर का एरिया हम नहीं रख पाएंगे एज एन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया, तो काफ़ी डिस्कशंस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया कि भाई साइट स्पेसिफिक बेसिस पे रखेंगे इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया क्या होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अलाउ किया कि स्कूल्स, डिस्पेंसरीज और रोड्स जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज में खोली जा सकती हैं। देन पॉल्यूटिंग एक्टिविटीज जैसे कि माइनिंग वगैरह है तो वो ना 1 किलोमीटर में नहीं होनी चाहिए, प्रोटेक्टेड एरिया के 1 किलोमीटर के एरियल लिमिट में नहीं होनी चाहिए। बात समझ आया। देन उसके बाद जो लास्ट और इम्पॉर्टेंट मेजर है वो क्या है, गाइडलाइंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन 2011 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने क्या बताया कि कौन सी एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड होती हैं, कौन सी रेगुलेटेड होती हैं और कौन सी परमिटेड होती हैं इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज में। सो ये 5 गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। पहला, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इको सेंसिटिव जोन पॉलिसी 2002, वेस्टर्न घाट इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया नोटिफिकेशन 2013, जुडिशियल इंटरवेंशन जो सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में डायरेक्ट किया था, गाइडलाइंस फॉर डिक्लेरेशन ऑफ इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स 2011। एंड फाइनली कंक्लूजन में हम क्या लिख सकते हैं, इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर या फिर बफर जोन्स। ये मतलब शॉक एब्जॉर्बर या बफर जोन क्यों होते हैं, क्योंकि ये निगेटिव इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज़ करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी के निगेटिव इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ करते हैं डेलिकेट इकोसिस्टम के ऊपर। इसीलिए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो फुल स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए ताकि जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ हैं, ठीक है, उन्हें सेव किया जा सके। अब हम डिस्कस करते हैं दूसरा क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया था 8 मार्क्स में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्रिटिकली एग्जामिन चैलेंजेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, है ना। वाइल्ड लाइफ के जो चैलेंजेस हैं कंजर्वेशन से रिलेटेड उनको हमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है। मतलब हमें यहाँ पे चैलेंजेस भी देखने हैं और उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो देना है। तो आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल 51A क्लॉज जी, है ना, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आता है, जिसके अकॉर्डिंग सिटीजन्स की ये ड्यूटी होती है कि वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करे और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए काम करे। तो ये मतलब बहुत अच्छा है ना, मल्टी डायमेंशनल टाइप का इंट्रोडक्शन हो जाएगा और जो आपको याद भी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, और यूनिक भी होगा थोड़ा। देन इसके बाद अगर हम बात करें कि चैलेंजेस क्या हैं कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, तो सबसे जो मेजर चैलेंज है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। डिफॉरेस्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से वाइल्ड लाइफ को बहुत तेज़ी से लॉस होता है। एक डेटा के अकॉर्डिंग डिफॉरेस्टेशन की वजह से 30% वाइल्ड लाइफ को लॉस हुआ है। एंड एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट को सोयाबीन की खेती के लिए कट किया जा रहा है, जिन्हें हम लंग्स ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं, उसकी वजह से भी वाइल्ड लाइफ का लॉस हुआ है। देन वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, है ना, जिसकी वजह से एनिमल्स की डेथ होती है, लाइव स्टॉक को नुकसान होता है ना। यह कभी एनिमल्स और फार्मर्स के बीच कॉमनली देखने को मिलता है। एंड रेगुलेटरी बोटलनेक्स होते हैं, मतलब कुछ रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, है ना, जो भी मतलब पॉलिसीज़ या लॉज हैं उनको इफेक्टिवली इन्फोर्स ना करना। देन अनकंट्रोल्ड टूरिज्म भी वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन से रिलेटेड एक चैलेंज है। देखिए, जब अनकंट्रोल्ड टूरिज्म होता है तो एनिमल बिहेवियर डिस्टर्ब होता है और जो वहाँ पे रिसोर्सेस हैं उनका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है। जैसे हम यहाँ पे 2 एग्जांपल हैं, आप एक एग्जांपल ले लीजिएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड में है,
वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्ट और होटल्स की वजह से वाइल्ड लाइफ को लॉस होता है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान में, यहाँ ये ओवर क्राउडेड सफारी टूरिज्म की वजह से टाइगर बिहेवियर और ब्रीडिंग पैटर्न पे फ़र्क पड़ा है, ठीक है। एंड द फिफ्थ पॉइंट, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग की वजह से क्या होता है, इस जो एनिमल स्पीसीज़ हैं, प्लांट स्पीसीज़ हैं, उनको थ्रेट होती है। एक डेटा के अकॉर्डिंग ग्लोबल वाइल्ड लाइफ ट्रेड $23 बिलियन का है, तो इससे बहुत ज़्यादा वाइल्ड लाइफ को लॉस होता है। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए हम क्या गवर्नमेंट मेजर्स लिए गए हैं, जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है हमारे पास, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, देन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये ऑलरेडी आपने प्रीलिम्स के समय याद किए होंगे, तो इस डेटा को आप इजली यूज कर सकते हैं एक दो बार रीड करेंगे तो। अब अगर हमें प्लेनेट को बचाना है और हमारे फ्यूचर को सेव करना है, तो हमें प्रयास से प्रभाव तक प्लस वन अर्थ वन फैमिली वन एफर्ट का इमोशन अपने अंदर डेवलप करना होगा। दस, टू इफेक्टिवली मैनेज द चैलेंजेस ऑफ वाइल्ड लाइफ वी हैव टू लिव मिशन लाइफ। ये आप कोट करें, काफ़ी इफेक्टिव कंक्लूजन होगा, क्योंकि मिशन लाइफ COP26 में मोदी जी ने अनाउंस किया था, है ना, जो ग्लासगो में हुआ था। लाइफ का मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर सस्टेनेबल इन्वायरमेंट। थैंक यू। और हमारा इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का PYQ ओवर होता है। अगर आपको कोई भी टर्म नहीं समझ आया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि हमारा PYQ डिस्कशन आपको कितना हेल्पफुल रहा। थैंक यू।